हेलो एवरीवन, वेलकम टू CUT अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम पढ़ने वाले हैं वन शॉट में अकाउंटिंग का एक प्यारा सा चैप्टर जो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, प्यार से हम इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पहला चैप्टर है पार्टनरशिप के लिए जिसमें आपके बेसिक्स डेवलप होते हैं और बहुत ही अच्छे से होंगे। तो शुरू से पढ़िए, थियरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है CUT एग्जाम को लेकर के और क्लास 12th में भी। तो ये जो सेशन होने वाला है वो क्लास 12th के लिए और प्लस CUT के लिए, दोनों के लिए होने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि हर चीज जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्या है पार्टनरशिप? सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही आएगा कि भाई थोड़ा ये तो पता चले, पार्टनरशिप 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 सुना तो बहुत है, लेकिन एक्चुअल में मतलब पता होना एक अलग बात होती है। क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारी सोसाइटी में जो हमने इतने सुने होते हैं, हमें उसका अंदाजा होता है कि कैसे कैसे उसको हम समझ सकते हैं। बट एक्चुअल में जो एकदम जिस जिस डेफिनेशन में बिल्कुल भी कमी ना हो, ऐसे चीजों को समझना ही आपको एक्सपर्ट बनाता है। ठीक है, और यही आपको टॉप कराता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप से। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है। सबसे पहली चीज क्या, कि पार्टनरशिप क्या है बेटा? एक रिलेशन है between persons who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all। तो यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आने लग जाएगा कि यहाँ पे पर्सन्स आ रहा है, एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, तो प्रॉफिट शेयर करने की बात हो रही है। बिजनेस को हमें समझना जरूरी है। फिर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पूरी फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीचे लिखा है ये जो बात कही गई है वो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो एक कानून है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके सेक्शन नंबर 4 यानी धारा 4, उसके अंदर आपको ये डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, देखो हम ऐसे छोटे मोटे काम तो करते नहीं, हम लेजेंड हैं। ठीक, तो हम सब पढ़ेंगे इसको बहुत ही डिटेल में, एक एक कीवर्ड को उठा उठा के समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन। तो पार्टनरशिप क्या है भाई? एक रिलेशन है ना, ये नंबर 1 यारी है। तो यहां पर हमें समझना है कि पार्टनरशिप रिलेशन कैसे है। ठीक, तो बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर आप ध्यान से समझना शुरू करो कि रिलेशन बनता कैसे है। जैसे दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, कहते हैं ना मैं तेरा दोस्त नहीं हूं। दैट मीन्स व्हाट, कि आप मानते हो कि वो दोस्त है, वो मानता है आप उसके दोस्त हो, तो आप दोनों ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं। तो रिलेशन कैसे बन रहा है? कि एग्री करने से। तो जिस पॉइंट पे हम एग्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट। एग्री करना क्या है? एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? एग्रीमेंट दो तरीके से हो सकता है। या तो आप ऐसे ओरल एग्रीमेंट करेंगे, ओरल एग्रीमेंट यानी ऐसे जुबा, है ना, मुंह से बोल दिया कि भाई तू मेरा दोस्त है। ऐसी पार्टनरशिप में हो सकता है कि एक साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तू मेरा पार्टनर मैं तेरा पार्टनर हूँ, जो भी प्रॉफिट होगा भाई आधा आधा बांट लेंगे, 1 लाख रुपए तू लगा, 1 लाख रुपए मैं लगाता हूँ, बस बात खत्म, दोनों ने कल से दुकान शुरू कर ली। तो भाई ये ओरल एग्रीमेंट है। लेकिन मैं आपको सही सही बताऊं, ये खतरनाक है, क्योंकि आगे चल करके पैसे की बात है भाई, लड़ाई झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं। तो उस केस में ओरल एग्रीमेंट अगर हुआ हो तो वहां पर कोई भी एविडेंस नहीं रह जाता कि क्या बात हुई थी, क्या कंडीशंस या फिर क्या शर्तें रखी गई थी ये पार्टनरशिप फॉर्म करते वक्त। तो इसलिए रिटर्न एग्रीमेंट बहुत सही रहता है, क्योंकि ये एक एविडेंस के तौर पे काम आता है। ये एक ऐसा सबूत होता है जिसपे साइन किए होते, सारी शर्तें लिखी होती है, कौन पार्टनर है, कहाँ रहता है, क्या नाम है, ठीक, कौन कितना पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट्स कैसे बांटे जाएंगे, गुडविल के बारे में बात करी जाती है, बिजनेस को अगर बंद करना होगा तब क्या होगा। तो हर एक बात, पूरी जन्म कुंडली ये होती है रिटर्न एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ज़्यादा बेस्ट है। और इसी रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हम? पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं भाई इसको हम? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड हिंदी में बोले तो साझेदारी संलेख। अभी जो पार्टनरशिप डीड है इसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन, ऑल TNC टर्म एंड कंडीशन होती है, राइट्स होते हैं पार्टनर के, ड्यूटीज होती हैं पार्टनर्स की, लाइबिलिटीज होती हैं पार्टनर्स की, हर एक चीज यहां पे होती है। ठीक, अभी जो एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड के बारे में हम बात करें तो ये जो एग्रीमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है। या तो ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा, स्पेसिफिक पीरियड के भाई 10 साल तक, ये जो हमने एग्रीमेंट लगा उसी के अंदर लिखा 10 साल तक हम पार्टनरशिप शुरू करें, आज से शुरू हो रही है तो 10 साल बाद ही खत्म हो जाएगी। या फिर ये कैसे हो सकता है? एट विल हो सकता है, एट विल,
यानी हमारी इच्छा पर। हमने यहाँ पे एग्रीमेंट के अंदर कोई भी डेट फिक्स नहीं करी है कि कब तक हम पार्टनरशिप करेंगे, जब तक है तब तक करेंगे, जब बंद करना होगा हम अपने आप बता देंगे। तो दो तरह से पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप की जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक वर्ड को लेकर के हमने कितनी डिटेल में एक एक चीज पढ़ ली है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिख करके जाइए। मैं खुद से चेक करके आपको इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन अगली वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब बात करते हैं इससे आगे पॉइंट की। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप इज द एग्रीमेंट। ठीक है, तो उसके बाद क्या था? बिटवीन पर्सन। ये एग्रीमेंट किसके बीच में है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। तो ये रिलेशन किसके बीच में है? ये रिलेशन पर्सन्स के बीच में है। अब इन पर्सन्स के बारे में बात करते हैं कि भाई अलग अलग तरह के लोग होते हैं, किस तरह के लोग हमें चाहिए किसके लिए? पार्टनरशिप के लिए। तो भाई हर तरह का बंदा फिट नहीं होता। यहाँ पे 3 कैटेगरी जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, तो चलिए उनके बारे में जानते हैं। तो पर्सन के बारे में हम बात करें तो भाई 3 तरह के लोग हैं जिनको हम नहीं लेते। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए। मिनिमम पार्टनर्स 2 तो होने ही चाहिए। आप खुद सोचो कि एक इंसान होगा तो खुद से खुद पार्टनरशिप तो नहीं कर सकता ना, तो 2 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? मैक्सिमम नंबर होने चाहिए 50। कितने बेटा? 50 होने चाहिए। सर ये मैक्सिमम की बात कहाँ से आई? यहाँ पे ना एक और चीज आती है, सेक्शन 464 आई थिंक, है ना? 464, सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट। सर इतना याद रखना है, ये इस सेक्शन में उस सेक्शन में सारी बातें लिखे हैं 2013। बेटा याद नहीं रखना, बस आपको बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो इसके अंदर बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है। क्या बेटा? शक्ति दी गई है ना, एम्पावर्ड, कि ये मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर सकती है। मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर सकती है कि कितने पार्टनर हो सकते हैं। सर ये पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, और यहां पर कंपनीज एक्ट का क्या रोल आ गया? क्यों आ गया? बेटा देखो, फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो छोटा, अगर हम बात करें छोटे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है वो सोल प्रोप्राइटर, एक इंसान जब बिजनेस करता है। बिजनेस को और बड़ा करना, पार्टनरशिप कर लो। बिजनेस को और बड़ा करना तो कंपनी अकाउंट बना लो, कंपनी का फॉर्म कर लो, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है कि यार कंपनी, तो अगर पार्टनरशिप के ऊपर कोई लिमिट ही नहीं होगी तो पार्टनरशिप बढ़ती चलेगी तो कंपनी में कोई कन्वर्ट ही नहीं करेगा। तो हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखो मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, और इस सेक्शन ने बोला कि 100 तक आप रख सकते हो, अप टू 100। इस कानून में लिखा हुआ है कि 100 तक आप मैक्सिमम नंबर बता सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला 100 भी नहीं होने चाहिए, 50 से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए। बात खत्म। बात समझ में आ गई? तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अब 3 कैटेगरी के जिसके बारे में बात करें, कोई भी किसी को भी हम पार्टनर नहीं बना सकते, तो 3 कैटेगरी की बात करें तो पहला आता है माइनर, यानी जो 18 साल से कम है। जो भी 18 साल से कम है उसको इनएलिजिबल माना गया है कि वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद माना गया पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को, यानी ऐसा पर्सन जिसके थोड़ा सा मेंटल इश्यूज हैं, जो दिमाग से तंदुरुस्त नहीं है। और इन दोनों ही पर्सन की कैटेगरी की बात करें, चाहे वो माइनर हो चाहे वो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो, उसमें हमें क्या बताया जाता है कि ये दोनों ही इतने कैपेबल नहीं होते कि वो किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कोई भी एग्रीमेंट के टर्म एंड कंडीशन को सही से समझ सके। तो इनको इनके साथ कोई छल कपट ना करे, कोई इनको बेवकूफ ना बनाए, तो इसलिए इनको इन 2 कैटेगरी को अलग ही रख दिया गया है कि इनको पार्टनरशिप में एंटर नहीं कराया जाएगा। फिर इसके बाद आता है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कि अगर कोई पर्सन है जिसको भाई कानून नहीं मना कर दिया, ये घपला करता है। अब आप खुद सोचो, जैसे जो भी हमारे देश में घपला करके विदेशों में भाग करके बैठे हुए हैं, क्या वो यहाँ आकर के पार्टनरशिप कर सकते हैं? वो 101% डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। वो ऐसे इंसान है जिनको लॉ ने ही, कानून ने ही मना कर दिया है, छोड़ो इसको तो भाई बिजनेस में एंटर करने ही नहीं दिया जाएगा कोई भी पार्टनरशिप में। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी होती है जिनको हम अलग ही रखते हैं, जो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। इनके अलावा कोई भी पर्सन है जो माइनर नहीं है, जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड नहीं है, जो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है, पर्सन ऑफ नहीं है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ठीक है, नहीं है, तो ये तीनों कैटेगरी नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी बचे वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद हु हैव एग्रीड टू शेयर, यहां पे बिजनेस भी लिखा है, ठीक है, हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। तो हमने पढ़ा क्या? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस, यहां तक पढ़ लिया था। अब उसके आगे क्या आया? हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स। ठीक है, आई थिंक आपको व्हाइट कलर में दिख नहीं रहा होगा, इसको ठीक कर लेते हैं। यहां पे लिखा बिजनेस,
तो हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स। तो अब पॉइंट याद है, ये प्रॉफिट बांटने की बात कर रहे हैं, क्यों? अगर लॉस हो जाएगा, लॉस नहीं बांटोगे? क्वेश्चन तो यही आएगा ना माइंड में कि भाई लॉस क्या पड़ोसी लेके नहीं जाएंगे? पड़ोसी थोड़ी ना लेके जाएंगे। अगर प्रॉफिट कमाया तुम सबने तो प्रॉफिट भी तुम बांटोगे, लॉस हुआ तो लॉस भी तुम देखोगे। तो यहाँ पे लॉस क्यों नहीं लिखा? तो सबसे पहली चीज ये है कि प्रॉफिट हर कंडीशन में बांटा ही जाएगा, लेकिन लॉस जो होगा वो हर कंडीशन में नहीं बांटा जाएगा। दो ऐसी कंडीशंस हैं, इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट्स को लिखा गया है। इसका मतलब ये नहीं लॉस नहीं बटेगा, लेकिन दो कंडीशन कौन सी है? दो पॉइंट्स कौन से हैं ऐसे? वो दो पॉइंट्स हैं कि अगर माइनर को पार्टनर बनेंगे, माइनर एज अ पार्टनर। सर अभी तो आपने मना करा माइनर को पार्टनर नहीं बना सकते। बेटा मेरी क्या गलती? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आगे जो बातें लिखी गई उसके अंदर बोल दिया कि अगर माइनर को पार्टनर बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन 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 बना सकते हो, लेकिन उसको लॉस नहीं दोगे। क्योंकि देखो बात ही यहीं से शुरू हुई थी कि माइनर इतना कैपेबल नहीं है कि उसके साथ कोई धोखा करे तो वो धोखे से बच जाए। तो उसको हमने लॉस से ही बचा दिया कि इसको लॉस दोगे ही नहीं तुम। तो अब बताओ माइनर को पार्टनर बनाने में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, वो है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। कोई पार्टनर आया और आया तो उसके साथ एग्रीमेंट यही हुआ कि भाई तुम आ रहे हो तो तुम्हें गारंटी दे देते हैं कि भाई 10,000 रुपये तुम्हें प्रॉफिट देंगे ही देंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे प्रॉफिट कम आए ना आए, लॉस हो जाए, कुछ भी हो, हम तुम्हें प्रॉफिट बांटेंगे ही बांटेंगे। तो जब मान लो लॉस हो जाता है तो हम उसको मिनिमम जितना वादा किया उतनी तो प्रॉफिट अपनी जेब से निकाल करके देंगे जो बाकी पार्टनर्स हैं या फर्म है। तो लॉस तो उस केस में बांटा ही नहीं जाएगा। तो ना इस केस में लॉस बांटा जाता है ना इस केस में। बात समझ में आ रही है? तो पहला पॉइंट तो हमें ये समझ में आ गया। फिर बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस भी एक कीवर्ड है कि बिजनेस किसका प्रॉफिट है? बिजनेस का प्रॉफिट। अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। गैर कानूनी काम नहीं होगा कि भाई किसी स्टेट के अंदर गुटखा नहीं बिकता, गुटखा बेच रहे हैं हम, है ना, स्मगलिंग कर रहे हैं, ये तो गलत बात है ना भाई। या फिर भाई सुपारी ले रहे हैं किसी की, भाई इलीगल चोरी चकारी की पार्टनरशिप कर ली कि हम पार्टनर बने हैं, हम मिलकर के चोरी करते हैं, हमारा स्टार्टअप है ये। अरे भैया इलीगल काम है, नहीं कर सकते तुम, गलत काम है ये, ठीक है। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, तभी उसको हम पार्टनरशिप में कंसीडर करने वाले हैं। और यहाँ पर भी दो पॉइंट निकल के आते हैं, और लॉफुल के दो पॉइंट नहीं है, ये दो पॉइंट हैं किसके? बिजनेस के। 2 पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज कि जॉइंट ओनरशिप को आप पार्टनरशिप नहीं बोलोगे। जॉइंट ओनरशिप, आपने दो लोगों ने मिलकर के एक प्रॉपर्टी खरीद ली, अब आप बोलो पार्टनर हो? नहीं, आप पार्टनर नहीं हो। वो पार्टनर तो छोड़ो, आप बिजनेस, वो बिजनेस ही कंसीडर नहीं किया जाएगा तो पार्टनरशिप कहां से होगी? फिर जॉइंट ओनरशिप के बारे में बता दिया। फिर कह रहे चैरिटेबल एक्टिविटी। कि भाई कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो कि भाई हमने 4 लोगों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसमें हम भंडारा करवाते हैं, जगह जगह पर लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं, अच्छी बात है, बट वो बिजनेस नहीं है, और बिजनेस नहीं है तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती उसकी, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें पार्टनरशिप से बाहर हो जाती हैं। और ये जो मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ये आपको आगे बहुत फायदा करने वाला है, क्योंकि जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा दोबारा। तो जब डिटेल में पढ़ लोगे तो बात ही खत्म। तो भाई जो प्रॉफिट बांटा जाता है कैसे बांटा जाता है? ऐसे ही बांटा जाता है, 2 तेरा 1 में, 1 तेरा 2 मेरे। तो वो वाली बात है कि प्रॉफिट बांटना जरूरी है। चलो, तो हमने ये देख लिया, अच्छे से देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जो बिजनेस की बात हो रही थी कैसा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। इसके बाद हु हैव शेयर्ड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। अब बिजनेस के आगे क्या लिखी थी लाइन? कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो भाई यहां पर देखो बात पता क्या है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं। जो भी पार्टनर है, मान लो ये 3 पार्टनर है ABC, जब ये तीनों एक साथ है तब हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म है, लेकिन अलग अलग है ना। तो इस इंसान को देखकर मैं बोलूंगा ये पार्टनर है, मैं बोलूंगा ये पार्टनर है, मैं इसको देखूंगा ये पार्टनर है, लेकिन इन तीनों को देखूंगा तो कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म, ठीक है, ये फर्म कहलाते हैं। अब ऐसा देखो, पार्टनरशिप फर्म बनाने के पीछे रीजन भी ये था कि हम
एक इंसान एक ही काम कर सकते हैं एक बार में, लेकिन भाई जब ज़्यादा लोग हमारे साथ होंगे उन, है ना, एज अ पार्टनर, बिजनेस ओनर्स, तो वो पूरी ईमानदारी से अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का बिजनेस है। तो अगर मान लो ये इंसान कहीं जा करके कोई मीटिंग में कोई फैसला लेकर आया, कोई डिसीजन लेकर आया, कोई डील फाइनल करके आया, तो इसका मतलब ये इसने नहीं करी, ये पूरी फर्म के बिहाफ पर गया था। और इसके अलावा पूरी फर्म में कौन है, एक ये भाई साहब है और एक ये भाई साहब है। दैट मीन्स ही वॉज रिप्रेजेंटिंग, है ना, दीज पर्सन, इन लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जब गया तो किन के बिहाफ पर गया, इन दोनों के बिहाफ पर गया। और बिहाफ पर कोई जाता है कि भाई इन दोनों के बिहाफ पर कोई गया तो वो उनका एजेंट कहलाएगा ना। और ये अगर एजेंट है तो ये दोनों इसके क्या हुए, प्रिंसिपल हुए। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि सारे के सारे चाहते तो पार्टनर जो हैं वो मीटिंग में जाकर के डील फाइनल कर सकते थे। तो बिजनेस कैरी कौन करेगा, सारे कर सकते हैं, या फिर कोई अकेला जाकर भी वो डील को फाइनल कर सकता था। और जब वो अकेला जा रहा है तो वो क्या है भाई, एजेंट है, और बाकी लोग उसके प्रिंसिपल्स है। और ऐसे ही अगर ये जाएगा तो ये दोनों प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, तो सब एक दूसरे के एजेंट प्रिंसिपल है। दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। एजेंसी मतलब एजेंट पना, है ना, कि एजेंट होना किसी का। तो म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक दूसरे का एजेंट होना, इसको एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सारा जो मैंने बोला वही काफी है, इसमें तो लिखकर भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनर, फर्म और फर्म नेम की। तो हमने वैसे तो देख ही लिया पार्टनर कौन है, फर्म कौन है, बस फर्म का नाम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पर्सन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप, ठीक है, इंडिविजुअली उसको हम पार्टनर बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं कलेक्टिवली, सभी लोगों को एक साथ देखें तो कलेक्टिवली वो फर्म है। और ये जो फर्म है, ये जो बिजनेस कर रही है, ठीक है, जो भी बिजनेस कर रही है वो बिजनेस किसी नाम के अंडर होगा तो उसको ही फर्म का नाम बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये सिंपल सा फंडा था इसका। अब आगे बात करते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप की, कि भाई पार्टनरशिप का नेचर क्या होगा। तो देखो दो अलग अलग स्टैंड पॉइंट है जिससे हम समझते हैं। पहला तो देखो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अगर हम देखें तो अकाउंटिंग में हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, पार्टनर, ठीक है, यानी ओनर और बिजनेस दो अलग एंटिटी होते हैं, यानी इनकी अलग अलग पहचान होती है। ठीक है, हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, ओनर के लिए नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ, पार्टनरशिप इज सेपरेट, पार्टनरशिप इज व्हाट, सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर्स, यानी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहां पे लग गया है। ठीक, फिर लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो पार्टनरशिप इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी, कि कानूनी रूप से इन्होंने एग्रीमेंट पे साइन करा है। जब इन्होंने साइन करा तीनों एक साथ, एबीसी तीन लोग पार्टनरशिप में एक साथ आए, तभी जाकर पार्टनरशिप बनी। तो इस एग्रीमेंट की वजह से ये जो फर्म है, ये जो पार्टनरशिप है, ये एग्जिस्टेंस में आई। तो अगर ये एग्रीमेंट नहीं बचा, ये तीनों अलग हो गए, तो फर्म है कहां, कहीं भी नहीं है। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी अलग पहचान नहीं होती फर्म की अगर हम पार्टनर्स को हटा दें, पार्टनर्स चले जाएं अलग अलग। ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक ये क्या सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन लीगल पॉइंट से ये क्या है, ये सेपरेट नहीं होते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब देखो मजा आने वाला है आपको, मैंने जो सारी चीजें अभी तक आपको पढ़ाई है वो अब उसको फल मिलने वाला है। फीचर्स के बारे में बात करें, क्या विशेषता होती है, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं हमें पता है। ठीक है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो तीन लोग नहीं होने चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं होना चाहिए, और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितना होता है, 50 होता है। सेक्शन 464 ऑफ कंपनी पढ़ा दिया ना सब कुछ। ये एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया ना, रिटन और ओरल एग्रीमेंट होता है, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड होता है, या फिर एट विल होता है, अभी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा दिया। अगर हम किसी चीज को डिटेल में पढ़ने आ जाए ना तो बहुत सारी चीजें उसी के अंदर से कवर हो जाती है। फिर लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, ये भी पढ़ा दिया है। जॉइंट ओनरशिप नहीं होना चाहिए, और चैरिटेबल एक्टिविटी नॉट अ पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप नहीं होती। प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात करी, नॉट एसेंशियल टू शेयर लॉसेज, लॉस हर बार शेयर करना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है बाय एवरी पार्टनर। दो पॉइंट बताए थे कौन कौन से, कि माइनर को अगर हम पार्टनर बना देते तब, और अगर हम किसी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं प्रॉफिट की कि भाई तुम्हें प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उस केस में लॉस हो भी जाएगा तो हम उसको देंगे नहीं।
फिर बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसको म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, अभी बताया, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशन बोलते हैं। आई होप यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। तो भाई ये होता है भाई डिटेल में पढ़ने का फायदा, और आपको मजा आ गया होगा आई होप, और मजा आया तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फीडबैक दे देना कि सर मजा तो आया पढ़ के। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ पार्टनर, कि भाई कोई पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बनने जाता है तो उसके कुछ मतलब हक तो होते हैं, राइट्स तो होते हैं। तो राइट्स के बारे में बात करते हैं, पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, उसका राइट होता है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, कि जिस तरह से बिजनेस को मैनेज किया जाएगा, तो भाई बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं ना, तो भाई उसका भी हक बनता है वो भी मैनेज करे, ठीक है। राइट टू बी कंसल्टेड, कि उससे पूछा जाए अबाउट द अफेयर ऑफ बिजनेस, के बिजनेस कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी बातें उससे पूछ पाछ के की जाए, है ना, विचार विमर्श किया जाए। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैव अ कॉपी ऑफ इट, कि भाई उसका हक बनता है कि वो जब भी जो भी हम अकाउंट वगैरह बना रहे हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं, खाते बना रहे हैं, उसको चेक करने का उसका अधिकार है, और वो उसकी फोटोकॉपी निकलवा के रख सकता है अपने पास। राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेज इन एग्रीड रेशियो, तो जो भी पार्टनरशिप डीड हमने बनाई है, ओरल एग्रीमेंट करा, वट एवर इट इज, उसका राइट बनता है कि वो प्रॉफिट या लॉस उस एग्रीड रेशियो में पा सके, शेयर कर सके। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर कोई पार्टनर है और उस पार्टनर ने अपनी फर्म को लोन दे रखा है, गरीब फर्म, ठीक है, अपनी ही फर्म को लोन दे रखा है, तो उस केस में उसका राइट बनता है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे इस लोन पर, अपनी फर्म से वो लोन का इंटरेस्ट ले ले। फिर क्या आता है, राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट। अब मान लो भाई 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर कहीं गया मीटिंग के अंदर और वहां पे भाई नेटवर्क नहीं आ रहे, सारे नेटवर्क फेल हो चुके हैं, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसे दिक्कत हो जाएगी तो फिर कैसे काम चलेगा भाई। अब डील तो फाइनल करनी है, इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, क्या करे। तो वहां पर जो उसकी बेस्ट जजमेंट है अपने बिजनेस के लिए, उसके हित में, वो जो भी कर सकता है उसके बारे में, वो बेस्ट जजमेंट जो सोचता है कि भाई मेरे बिजनेस का भला इसी चीज में है, मेरी बुद्धि यही कहती है, तो उसका हक बनता है, उसका राइट बनता है कि वो उस बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग काम कर ले। उस बस ये पता है, उसको फिर कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। बस आप प्रूफ कर देना कि आपने जो किया वो भाई बिजनेस के हित में किया, भले के लिए किया, और आपकी वो बेस्ट जजमेंट थी। फिर राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, भाई कोई भी नया पार्टनर आ रहा हो, हम मना कर सकते हैं कि भाई तुम नहीं आओगे, डिसअलाउ, मना कर सकते हैं हम किसी भी पार्टनर के एडमिशन को, मेरी नहीं जमती है, बंदा ही ढंग का नहीं है, ठीक है। रिटायर फ्रॉम द फर्म, भाई राइट होता है किसी भी पार्टनर को कि वो अपनी फर्म से रिटायर हो सके। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर भाई मैं पार्टनर, मैं कहीं जा रहा हूं और गलती से भाई मेरी दुकान में मेरे पैसे छूट गए, बिजनेस के पैसे, मेरे पर्सनल पैसे, मेरे मम्मी ने मुझे दिए हैं पॉकेट मनी, अब मैं जा रहा था, अब मुझे बिजनेस के लिए कुछ पेमेंट करनी थी, मेरे पास बिजनेस का पैसा ही नहीं पड़ा, मेरे पास तो मेरा पर्सनल पैसा पड़ा, तो मैंने पेमेंट कर दी, दुकान पे जाकर के ले लूंगा, तो ये मेरा हक है। राइट टू इंडेमनीफाई, कि भाई तुम्हारी वजह से मेरा खर्चा हुआ, मेरा नुकसान हो गया, मेरा पैसा कम हो गया, क्षति हो गई, क्षति बोलते हैं, क्षति पूर्ति मतलब होता है इंडेमनीफाई, कि जो भी अगर कमी हुई उसको पूरा कर दिया। भाई मेरा खर्चा थोड़ी ना था, वो फर्म का खर्चा था, तो वो इंडेमनीफाई किया जाए, उसकी क्षति की पूर्ति की जाए अगेंस्ट द पेमेंट बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है। चलिए, आई होप यहां तक क्लियर है। अब लायबिलिटीज के बारे में बात करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि पार्टनर्स की लायबिलिटीज क्या होती है। तो बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं, मजा आएगा सुनने में, कि अगर आप क्या करते हो भाई, कोई पार्टनर सिमिलर बिजनेस ओपन करता है इन द कंपटीशन विद द फर्म, मेरी ही फर्म थी, मैंने ही एक और फर्म खोल ली जो उसी बिजनेस, मेरे पुराने ओरिजिनल बिजनेस के कंपटीशन में है, किसी और इंसान के साथ पार्टनरशिप कर ली, ये तो भाई अपने ही लोगों के साथ गद्दारी हो गई ना, ठीक है। तो जो भी अब मैंने जो अपने सेकंड फर्म से, सेकंड बिजनेस से जो प्रॉफिट अर्न किया, ये मेरी लायबिलिटी है कि उस प्रॉफिट को मैं अपनी ओरिजिनल फर्म को पे कर दूं वापस, ऐसे प्रॉफिट लो उनके चरणों में रख दूं, मुझसे हो गई गलती, तुम ही मेरे ओरिजिनल फर्म हो, तुम ही मेरे ओरिजिनल पार्टनर्स हो। तो ये क्या है भाई, ये एक हर पार्टनर की लायबिलिटी बनती है। दूसरी लायबिलिटी क्या है, दूसरी लायबिलिटी के अंदर बहुत छोटी छोटी लायबिलिटीज हैं। पहला तो ये है कि अगर आप कोई भी पार्टनर अपनी फर्म में होने वाली ट्रांजैक्शन, लेन देन से प्रॉफिट कमाता है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, अगर कोई भी पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज करके प्रॉफिट कमाता है। तीसरी चीज, कोई भी पार्टनर
बिजनेस के कनेक्शंस जो है, हमारे क्लाइंट्स जो हैं, उसके थ्रू प्रॉफिट कमाता है, तो इन तीनों ही कंडीशन में जो भी प्रॉफिट कमाया है वो आपको आपकी फर्म को वापस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी, सिंपल, आसान चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पार्टनरशिप डीड वैसे तो हमने पढ़ लिया है ना, लेकिन थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं कि ये जो रिटन एग्रीमेंट है, एक था रिटन एग्रीमेंट, तो उसको पढ़ते हैं। तो एक रिटन डॉक्यूमेंट है, हमें पता है पार्टनरशिप डीड। ओरल एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलते, रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं। तो जब पार्टनरशिप डीड सुनाई दे तो समझ जाओ वो रिटन एग्रीमेंट है। तो एक रिटन एग्रीमेंट है जो हेल्प करता है अवॉइड करने में डिस्प्यूट मतलब कोई पंगा ना हो जाए भाई मेरे। ठीक, कंटेन्स टर्म एंड कंडीशन, इसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन होती हैं पार्टनरशिप की, और पार्टनर से रिलेटेड जो भी राइट हैं, ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, वो सब कुछ लिखा होता है। डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग पार्टनर, जो पार्टनर्स के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, ये एग्रीमेंट बताता है। और लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है और सारे पार्टनर्स पे साइन करते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव पार्टनरशिप डीड, ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, याद करो ओरल एग्रीमेंट भी था। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी अप्लाइड इन केस इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। कि मान लो ओरल एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप डीड थी ही नहीं, तो उस केस में अगर कोई भाई मारकुटाई हो जाए, यानी लड़ाई झगड़ा डिस्प्यूट हो जाए, तो पार्टनर्स के बीच में फिर क्या होगा, तो जो भाई हमारा कानून है, सर्वोपरि कानून जो है हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें जो बातें लिखी गई हैं, प्रोविजन या अकाउंट वाला प्रोविजन नहीं है यहाँ पे। लॉ के केस में, कानून के केस में जब प्रोविजन बोला जाता है, इसका मतलब इस कानून के अंदर कुछ बातें लिखी गई हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। तो जो बातें लिखी गई हैं उसको अप्लाई किया जाता है कि भाई हमारा जो कानून है वो हमें क्या बोलता है। ठीक है, कब, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन कोई पॉइंट साइलेंट रह गया मेरे भाई, कोई पॉइंट साइलेंट रहेगा। मान लो भाई हमने पार्टनरशिप डीड बनाई लेकिन हम यही भूल गए कि जो प्रॉफिट्स है वो कैसे बांटेंगे, तो आपस में लड़ाई हो रही है, मैं तो भाई तेरे से ज्यादा प्रॉफिट लूंगा, ये वो फलाना ढिमाका सब कुछ हो रहा है। लेकिन एट द एंड जब कोर्ट में जाओगे, पुलिस वालों के पास जाओगे, वो बोलेंगे पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है, पार्टनरशिप एक्ट बोलता है कि बराबर बराबर के हिस्सेदार हो तुम, तो फिर पार्टनरशिप एक्ट की बात मानी जाएगी। आई होप यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड, कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। 3 पॉइंट बनाए हैं, मतलब वैसे तो इसको छोटे छोटे 5-6 पॉइंट में कन्वर्ट कर दे, मैंने 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर लिया। क्या है PSR, सर ये क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मैं शॉर्ट में ऐसे ही लिखूंगा। ठीक है, नोट्स भाई नोट्स ऐसे ही होते हैं प्यारे प्यारे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर होगा, इक्वल होगा, कि जो भी पार्टनर है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या साइलेंट है, तो भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। किसी भी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, नो इंटरेस्ट, ना ही ड्रॉइंग पे कोई इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड नो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, कोई भी पार्टनर को सैलरी कमीशन बोनस नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन एंड बोनस कुछ नहीं मिलेगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। लेकिन हर पार्टनर का राइट होता है वो इंटरेस्ट रिसीव करे, जो भी फर्म को उसने लोन दिया है, एडवांस दिया है, कितना 6%, बेटा याद रखना कि अगर मैं पार्टनर हूं, मैंने अपनी फर्म को लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो मेरा राइट बनता है कि मैं क्या करूंगा, मैं उस लोन पे इंटरेस्ट रिसीव करूंगा, लेकिन कितना परसेंट, 6%, 6% पर एनम के हिसाब से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट आपकी अकाउंटिंग हिला देंगे इस चैप्टर की, याद रखना। चलिए, अब भाई हमने थियरी बहुत पढ़ ली, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं इस चैप्टर के जहां से हम वैसे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। जैसे हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ते थे क्लास 11th के अंदर, उसके अंदर हमें बताया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारी डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट इनकम आती हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आती हैं। तो ऐसे ही हमने उस टाइम पे भी आइटम्स को क्या करा था, क्लासीफाई किया था, इस बार भी हम करने वाले हैं। ठीक है, क्या होगा, तो सबसे पहले हम आइटम्स को कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या, शॉर्ट में आगे से हम बोलेंगे CAP, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज बेटा क्या होता है, चार्ज का मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज सुना होगा, टेलीफोन चार्ज सुना होगा, तो चार्ज, जो चार्ज लगता है क्या भरते हो या नहीं भरते हो,
पेमेंट करते हो उसकी? करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अरे हमारे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है भैया क्यों इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, तार काट के चले जाएंगे, तुम्हारा कनेक्शन काट के चले जाएंगे। तो चार्ज जो है वो कंपलसरी नेचर का, कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। जैसे सैलरी टू एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय वो आपके यहाँ जॉब करता है, वो सैलरी जो उसकी है वो कंपलसरी देनी ही पड़ेगी, आपको लॉस भी हो जाएगा तो भी देनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो आप ये नहीं बोल सकते अरे भैया लॉस हुआ है छोड़ना, सैलरी का क्या करेगा, अरे भाई क्या करेगा वो, भाई उसका जीवन उससे चल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिजली का चार्ज, बिजली का बिल आया है, देना ही पड़ेगा। टेलीफोन चार्ज देना ही पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो जिसको हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं, CAP बोल रहे हैं, जो कि कंपलसरी नेचर की है, वो कहाँ आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। तो जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चीजें ट्रांसफर कर रहे थे, डाल रहे थे, लिख रहे थे, वो सब क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी टू पे। ठीक, फिर बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की। अब एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा तभी होता है ना, आपके पापा चीज लाए, भाई बहनों में बटेगी कि नहीं बटेगी? मूंगफली, सर्दियों में मूंगफली खाते हैं ना, तो सब अपनी अपनी बांट लेते हैं, अरे मेरी इतनी पापा लाए। ठीक है, तो अगर मूंगफली है तभी तो बांटोगे, यानी प्रॉफिट है तो ही तो बटेगा, नहीं है तो नहीं बटेगा। तो कंपलसरी तो कुछ नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को AOP क्या बोलते हैं भाई? AOP। अब है तो बटेगा, नहीं है तो नहीं बटेगा। तो एग्जांपल क्या है? सैलरी टू पार्टनर। अब पार्टनर कौन? ओनर है बिजनेस का, वो सैलरी लेने आया था क्या? नहीं। प्रॉफिट हुआ तो दे देंगे, नहीं हुआ तो नहीं दे पाएंगे भाई। एक पार्टनर की प्रायोरिटी सैलरी है या उसका खुद का बिजनेस है कि वो सर्वाइव कर सके? लॉस हो रहा है और कोई पार्टनर रोए कि भाई मेरे को तो सैलरी चाहिए, मेरे को सैलरी चाहिए, सही बता रहा हूँ, बाकी दो पार्टनर बहुत कूटेंगे भाई। ठीक है, ऐसे कैसे सैलरी चाहिए भाई? तुम बिजनेस करने हो, जॉब करने हो, जॉब कर लेते इससे बढ़िया। तो ये कंपलसरी नेचर की चीज नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल दिया, कैपिटल दी तो इंटरेस्ट मिल रहा है। अब अगर लॉस हो रहा है तब नहीं मिलेगा भाई। अगर तुम्हें पैसा लगा करके इंटरेस्ट ही खाना था तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करते, FD करवा लेते भाई। तो तुम्हारी प्रायोरिटी कभी ना सैलरी हो सकती है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकती है, ना ही कोई रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा जो प्रायोरिटी है वो क्या है? तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारी पार्टनरशिप अच्छी चले, तुम प्रॉफिट्स कमाओ। जब प्रॉफिट आ जाएंगे तो आराम से बांट लेना भाई। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीजें कंपलसरी नहीं होती, डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम प्यार से एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी AOP बोलते हैं। और जब AOP है तो ये कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाएगा। और ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ये सारा का सारा अब आगे आपको क्वेश्चन के रूप में दिखने वाला है, जो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब एक और चीज मैं आपको बताऊं तो उसमें क्या है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है चिपक के, तो ट्रेडिंग का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, ट्रेडिंग का ही क्या है बेटा? एक्सटेंशन है। और अगर मैं बात करता हूं प्रॉफिट एंड लॉस के आगे की, तो पार्टनरशिप के केस के अंदर बेटा, पार्टनरशिप के केस के अंदर, मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा अभी ना मैं बात कर रहा हूं सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप के केस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और वो पार्टनरशिप के सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है। तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ रही है? तो अब ये तो आपने 11th क्लास में अच्छे से सीख लिया होगा, उम्मीद तो मुझे यही है। अब आपसे बार बार ये क्वेश्चन करवाएंगे कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, हम बना देंगे, डरते हैं क्या? चलिए, तो भाई दिखता कैसा है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इसकी लाइनें गायब हो गई हैं। यहाँ पे अमाउंट आएगा, यहाँ पे भी अमाउंट आएगा। अब देखो जो चीज मैंने आपको बताई वो सारी चीजें आएंगी। ये क्या है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 जो भी है ये। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला एक्सटेंडेड वर्जन है, तो PL एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट आया वो इधर आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही बनेगा। डेबिट साइड पे अगर आप ध्यान से देखोगे, भले ये क्या है, सारे के सारे AOP हैं, लेकिन ये ना खर्चे ही हैं, एक्सपेंसेस ही हैं, और ये इनकम है। आ रही है बात समझ में?
सर नेट लॉस भी आ गया, अरे बेटा बाद में बताऊंगा, ये टॉपिक थोड़ा सा वियर्ड है, मैं आपको बता दूंगा कि लॉस के केस में भी पीएल क्यों बन रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। वैसे आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है रीजन, लेकिन फिर भी बाद में बताऊंगा। मैंने आपको बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब प्रॉफिट हुआ तो बांटो, बांटोगे तो भाई दे रहे हो, भले ही पार्टनर्स को दे रहे हो, तो है तो खर्चा बिजनेस से तो जा ही रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कैपिटल अकाउंट में जा रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मान लो ए और बी पार्टनर उन दोनों को दिया, ठीक है, पार्टनर की सैलरी इधर आ गई, पार्टनर की कमीशन इधर आ गई, रिजर्व, रिजर्व बनाना कोई कंपलसरी नहीं होता, रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन भाई अब कंपलसरी नहीं होता तो इसको हम पीएल एप्रोप्रिएशन में ले आए, ठीक। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अब ध्यान से देखो, ये मान लो बिजनेस है, ये पार्टनर है, पार्टनर ने लगाई कैपिटल, कैपिटल, और उसने बोला कि चल भाई बिजनेस बिजनेस इंटरेस्ट निकाल, ठीक है, बिजनेस बिजनेस इंटरेस्ट निकाल। उसने कहा ठीक है तेरा वक्त आने दे, तेरे को मैं बताता हूँ। तो भाई वक्त आ गया, अभी तो इसने क्या कहते हैं, पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल देके इंटरेस्ट निकलवा लिया, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ा, उसका खर्चा हो गया, खर्चे डेबिट साइड पे आते हैं। अब हुआ क्या कि वक्त खराब आया और पार्टनर को क्या करनी पड़ी, ड्राइंग करनी पड़ी, पर्सनल खर्चे के लिए बिजनेस से पैसा निकालना पड़ा। अब बिजनेस ने बोला खामोश चपड़ गंजू, अब तेरी बारी है भाई, ठीक है, पार्टनर पार्टनर इंटरेस्ट निकाल। अब देखो मिल रहा है, पार्टनर से बिजनेस को इंटरेस्ट मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड इनकम। और जब ये इनकम है तो भाई क्रेडिट साइड पे बनता है इसका आना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, भाई ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म को ए से और बी से, वो यहाँ पे लिख करके अंदर टोटल कर देंगे, तो इस तरह से काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह लिख सकते हैं। और अब क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट आएंगे तो फिर प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, जो भी पार्टनर ए बी उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डाल देंगे। सर कैपिटल में डालना है करंट अकाउंट में डालना है, तो भाई वो प्रॉफिट कैसे कहाँ ट्रांसफर करना है वो अभी आगे आपको समझ में आया, कैपिटल अकाउंट क्या होता है और करंट अकाउंट क्या होता है। फिलहाल आप कैपिटल अकाउंट ही समझ के चल लो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कुछ दिल की बातें जो बहुत जरूरी है कि सर आपने सारी बातें बता दी, अभी पार्टनर के लोन के बारे में भी बात हो रही थी कि उसका राइट बनता और ये होता वो होता, वो सारी चीजें कहाँ गई, उसके बारे में तो बात ही नहीं करी। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें जानना होगा ये एओपी है या सीएपी है। अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अगर ये एओपी यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो बस ये हमें पता करना है। अब हमने जो अभी तक पढ़ा कि भाई पीएल एप्रोप्रिएशन में ये चीजें हमने देख ली, ये तो नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या है, मतलब वहां नहीं देखा इस वजह से नहीं, ये है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इस वजह से वो वहां पे नहीं लिखा गया। क्यों सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्यों है, देखो अगर पार्टनर अपने ही फर्म को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है और उसके बदले में वो कह रहा है मुझे इंटरेस्ट दो, तो इसने बिल्कुल कैसा काम किया, थर्ड पार्टी एक्ट किया है, गैरों वाला काम किया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, तो अपने ही ऐसे निकल गए जहां पे इंटरेस्ट ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा था। तो अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो पार्टनर को ही पे किया जा रहा है, जैसे कि वो कोई बाहर का बंदा हो। दैट मीन्स ये क्या हो गया, इसको पे करना कंपलसरी हो गया, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, दैट इज सीएपी है, ठीक। इसके लिए एंट्री क्या होगी, अब है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा, लेकिन है तो एक्सपेंस ही, एक्सपेंस डेबिट ही होते हैं, नो डाउट एक्सपेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो जो इंटरेस्ट दिया वो पार्टनर के लोन अकाउंट में चला गया। अब जब हम पे करेंगे, जब इसको हम राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ करने की एंट्री, क्योंकि देखो कोई भी एक्सपेंस या इनकम होती है वो पहले रिकॉर्ड की जाती है, फिर उसको राइट ऑफ कर देते हैं जब हम उसको फाइनल अकाउंट में ले जाते हैं। तो अब फाइनल अकाउंट में कौन सा फाइनल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और ये आया था डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और पीएल एप्रोप्रिएशन, पीएल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, सिंपल है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ऐसे ही हम बात करते हैं रेंट पेड टू पार्टनर, यानी पार्टनर ने अपनी ही प्रॉपर्टी रेंट पे हमें दी है और वो हमसे गैरों की तरह पैसे मांग रहा है कि मुझे रेंट दो, तो भाई वो भी क्या है, वो भी सीएपी है। क्यों, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एक्ट है, ठीक। अब इसकी भी एंट्री बिल्कुल वैसी होगी, क्योंकि रेंट भी क्या होता है, ये भी एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो लो भाई हमने कर दिया, रेंट डेबिट हो गया, ठीक। अब या तो हम पे करेंगे या पे नहीं करेंगे, पे करेंगे तो कैश कम हो जाएगा, पे नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा,
रेंट पेएबल, आउटस्टैंडिंग रेंट, जो भी आप बोलना चाहो, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो रेंट अब रिकॉर्ड हो चुका है, अभी राइट ऑफ होगा तो रेंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होकर के जा कहाँ रहा है, ये पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पर जा रहा है। तो बहुत सिंपल है ये बातें, आपको जर्नल एंट्री तो एटलीस्ट समझ में आई गई होगी, आसान सी चीज है, ठीक है। तो इसको आप पीएल अप्रोप्रिएशन में मत दिखा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी जर्नल एंट्रीज भी देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी तक एओपी की जर्नल एंट्रीज नहीं देखी। तो देखो जरा, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है। पार्टनर को अगर कुछ भी चीज दी जा रही है जो कि थर्ड पार्टी एक्ट नहीं है, तो वो एक एप्रोप्रिएशन है और वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में राइट ऑफ होगा, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो एओपी, लेकिन है तो एक्सपेंस, डेबिट हो जाएगा। और किसको मिल रहा है, पार्टनर को मिल रहा है, पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो रही है। अब जब राइट ऑफ करेंगे तो पीएल एप्रोप्रिएशन को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर सेम ऐसे ही कोई रेम्युनरेशन दी जाए, सैलरी हो, बोनस हो, कमीशन हो, किसी भी पार्टनर को दे रहे हैं तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, कैपिटल इंक्रीज होती है, क्रेडिट होता ही है। और जब ये राइट ऑफ करेंगे तो जो डेबिट हुआ था ये क्रेडिट हो जाएगा और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे आ जाएगा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बचे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी मैंने आपको बताया क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक क्या है, इनकम है, एओपी नेचर की ही है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है। और कौन दे रहा है फर्म को ये इनकम, पार्टनर दे रहा है, तो पार्टनर की कैपिटल में से ही हम पैसा ले रहे हैं। पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। राइट ऑफ करने के लिए पहले क्रेडिट हुई, राइट ऑफ करेंगे तो डेबिट हो जाएगी। डेबिट होकर कहां जाएगी, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगी। अभी दिखाया था, याद है कि नहीं है, फॉर्मेट भूल गए क्या, इतनी तो याददाश्त कमजोर नहीं हुई है ना। चलिए फिर बात करते हैं रिजर्व का। रिजर्व के बारे में तो सर कुछ बताइए नहीं, कुछ बताओ रिजर्व के बारे में। तो भाई रिजर्व के लिए सबसे पहले एंट्री बनती है कि हम इसको प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं। प्रॉफिट में से निकाल रहे, प्रॉफिट इस टाइम कहां पे रखा हुआ है हमने, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखा हुआ है। और जब हम इसको निकालेंगे तो हमारा रिजर्व क्रिएट होगा। रिजर्व एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट करते हैं। सर पहली एंट्री में पीएल एप्रोप्रिएशन, पहले रिकॉर्ड करो फिर राइट ऑफ करो। बेटा ये एक्सपेंस नहीं है, मैंने अभी आपको क्या बोला, ये लाइबिलिटी है। तो सर इसका दूसरा इंपैक्ट भी तो कुछ होगा, हर चीज के दो इंपैक्ट होते हैं, बिल्कुल इसका दूसरा इंपैक्ट होगा। ये लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। कहां दिखाई जाएगी, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। कहां पे, लाइबिलिटी साइड में, रिजर्व। समझ में आ रही है बात। तो दूसरा इंपैक्ट यहाँ पे दिखाई देगा, दो जगह चली गई, पीएल एप्रोप्रिएशन में भी और बैलेंस शीट में भी। तो सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट्स की, तभी आपको समझ में आए करंट अकाउंट क्या होता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट को देखो, अभी तक हमने पढ़ा है कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है, ये रहा कैपिटल अकाउंट जो आपने 11th क्लास में सीखे। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड से इंक्रीज और डेबिट साइड से डिक्रीज, क्योंकि ये भी लायबिलिटी ही तो है एक तरह की। समझ में आई बात। तो ये भी लायबिलिटी है। अब क्या होगा सर, अब क्या होगा, अब तो पार्टनर भी ज्यादा है, मान लो 2 पार्टनर है तो बेटा एज कैपिटल अकाउंट, फिर दूसरा बना देंगे बीस कैपिटल अकाउंट। बहुत सारे कैपिटल अकाउंट, जितने पार्टनर उतने कैपिटल अकाउंट। सर ऐसे ना हम थक जाते हैं। थक जाते हो, चलो ठीक है दूसरा सॉल्यूशन देते हैं। आप एक काम करो, एक ही कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसमें 2 कॉलम बना लो अमाउंट के, ए और बी, ए और बी। यहाँ पे पर्टिकुलर्स आई जाएंगे हमारे, है ना। और ये लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे आपका 4 पार्टनर, 4 कॉलम बनेंगे अमाउंट के। भाई हो सकता है आपको पता हो, लेकिन आपको भाई एकदम बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूं मैं। तो अब 2 मेथड है यहाँ पे। पार्टनरशिप जब हम पढ़ते हैं तो 2 मेथड सिखाए जाते हैं हमें। पहला है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। यानी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड का मतलब क्या है, कैपिटल फिक्स रहेगी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल फिक्स रहेगी। तो अब अगर हमें फिक्स रखना है, जैसे मान लो आपको सैलरी मिली 5 करोड़ रुपए, सर इतनी ज्यादा, भाई सपने देखने में क्या जा रहा है। तो आपको सैलरी मिल रही 5 करोड़ रुपए और आप जेब में लेके घूम रहे हो 5 करोड़ रुपए, तो वो खर्च कैसे होंगे, ऐसे फटाफट खर्च होंगे, फटाफट खर्च होंगे कि नहीं होंगे। आपको कोई हिसाब नहीं, जितने पैसे 5 करोड़ इस जेब में रखें, इस वाली जेब में, और यहाँ पे ऐसे पैसे डाले, ये दिए, ये लो भैया 2 है ना 200 रुपए के गोलगप्पे खिलाओ, ये लो भैया 800 रुपए के मोमोज खिलाओ, ये लो भैया 40 आईफोन पैक कर दो। तो भाई खर्चा होता पता ही नहीं चलता। अगर हमारे दिमाग में पहले से एक लिमिट सेट है कि भाई हमें 5 करोड़ रुपए सैलरी मिल रही है, उसमें से मुझे क्या करना है 1 करोड़ खर्च करना, बस, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 करोड़ खर्च करेंगे 1 महीने में।
4 करोड़ से, तो आपको उस 4 करोड़ को एक अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा, तभी तो सेव रहेंगे। और बाकी आप एक ऐसे अकाउंट में रख सकते हैं जिसमें से आप ट्रांजैक्शन करते हो। सिंपल सा फंडा है। तो इसलिए यहां पर 2 अकाउंट बनते हैं, ठीक है, 2 अकाउंट बनते हैं, एक है कैपिटल अकाउंट, एक है करंट अकाउंट। करंट को हिंदी में चालू खाता, जो चलता रहे, यानी जो भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो इसमें से करेंगे। सर कैपिटल अकाउंट यानी ये वो अकाउंट है जिसमें पैसा फिक्स रहेगा? हाँ जी। तो सर इसमें बिल्कुल भी ट्रांजैक्शन नहीं होगी? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पैसा ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे बेटा, जब बहुत बड़ा कोई चेंज होगा तब। और 2 बहुत बड़े चेंज होते हैं, एक है एडिशनल कैपिटल, जब भी कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाएगा तो वो एक बड़ा चेंज माना जाता है, और वो हम क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। फिर कैपिटल विड्रॉ की जाएगी। सर कैपिटल विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए? हाँ जी। सर ड्राइंग होती है, बिल्कुल सही, लेकिन ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, यहां पे भी ड्राइंग 2 तरह की हो गई। जब हम कैपिटल अकाउंट्स पढ़ते हैं तो वहां पर उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास हम ड्राइंग को 2 टुकड़ों में बांट लेते हैं, 2 क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली ड्राइंग है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट। तो ये जो ड्राइंग है ये आउट ऑफ कैपिटल है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल विड्रॉन, कि हमने कैपिटल निकाली है, नॉट प्रॉफिट। तो ये बड़ी कैपिटल है, छोटी मोटी कैपिटल नहीं है, ठीक है। बेटे को कनाडा भेजना था पढ़ने के लिए, ठीक है, बेटी की शादी करनी थी जो पार्टनर था, तो वो बड़े खर्चे हैं, तो ऐसा तो है नहीं प्रॉफिट्स में से निकाले जाएंगे, तो कैपिटल विड्रॉ होता है, और ये डेबिट करता है हमारी कैपिटल को, डेबिट हो जाता है उसमें। और बाकी जो भी बचा व्हाटएवर है ना, जो भी बचा, चाहे वो ड्राइंग हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो, लॉस हो, ये सब डेबिट होंगे। फिर या फिर प्रॉफिट हो, या सारे एओपी हो, सैलरी मिल रही हो, बोनस मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, सब कुछ क्रेडिट होगा, ठीक है। तो यानी सिर्फ ये 2 चीजें यहाँ पे होती है, बाकी सारी चीजें करंट अकाउंट के अंदर ही होती हैं, ये छोटी मोटी चीजें। समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर दूसरी ओर देखें तो हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड बनाना है, कि भाई मेथड से अकाउंट बनाना है, तो अमाउंट कैपिटल कम ज्यादा होता रहे, अपने को फर्क ही नहीं पड़ता। हम यहाँ पे कोई भी ऐसी इंटेंशन नहीं रखते कि हम अपनी कैपिटल के पोर्शन को फिक्स रखने वाले हैं, तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सर ये तो नाम से एक जैसे लग रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा ये फिक्स्ड कौन सा और फ्लक्चुएटिंग कौन सा है? तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर किसी क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हो कि फ्लक्चुएटिंग, सॉरी फिक्स्ड या फिर फ्लक्चुएटिंग, जो भी लिखा हो वो तो साफ साफ पता चल जाएगा। अगर ऐसा ना लिखा हो तो आप देखना कि आपको क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दे रखे हैं, दैट मीन्स के जो कैपिटल अकाउंट है फिर वो फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ, सिर्फ लिखा है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो इसका मतलब वो फ्लक्चुएटिंग है, सारी ट्रांजैक्शन उसी में से होंगी। तो क्वेश्चन में 101% कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी दी होती है, तो उस चीज की टेंशन नहीं लेने का। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अच्छा, इस चीज के लिए मैं और बता देता हूं थोड़ा डिटेल में, कि अब ये सारी की सारी चीजें जो दो अकाउंट में जा रही थी, ये सारी की सारी चीजें अब एक ही अकाउंट में होने वाली है। कैसे? देखो बेटा, एडिशनल कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, लो एडिशनल कैपिटल क्रेडिट हो रही थी, प्रॉफिट और सारे एओपी क्रेडिट हो रहे थे, तो यहाँ पे भी हो रहे हैं, देखो क्रेडिट, ये हमारी कैपिटल इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखो कैपिटल विड्रॉन डेबिट कर रहा था, यानी हमारी कैपिटल को कम कर रहा था, तो ये लो कैपिटल विड्रॉन। ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, लॉस, सब डेबिट होता है, लॉस, आईओडी और ये ड्राइंग, सब कुछ ये डेबिट हो रहे हैं, ये हमारी कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो सब एक ही अकाउंट के अंदर हो रहा है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं, कि भाई कैपिटल पे जो इंटरेस्ट दिया जाता है फर्म के द्वारा, वो कैलकुलेट कैसे होता है। तो सिंपल सी चीज यहाँ पे क्या है, कि आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए टाइमलाइन का यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। टाइमलाइन यानी हमारा अकाउंटिंग ईयर जो शो कर रही है कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले साल के 31 मार्च तक वो हमारा अकाउंटिंग ईयर चलता है, ठीक है। तो अब यहां से यहां पे आपको जो भी दिया होगा वो क्या होगा बेटा, यहां पे आपको जो भी दिया होगा वो ओपनिंग बैलेंस होगा। क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस। अब चाहे वो कैपिटल का हो, चाहे वो असेट का हो, चाहे वो लायबिलिटी का हो, तो अभी कैपिटल की बात हो रही है तो कैपिटल का ओपनिंग यानी ओपनिंग कैपिटल, और यहां पर जो भी होगा वो क्लोजिंग होगा। क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। समझ में आ रही बात? अब ये ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल का सफर जो है वो कैसे तय किया जाता है? वो तय किया जाता है कि भाई हमने ड्राइंग करी होगी, हमने एडिशनल कैपिटल लगाई, हमें प्रॉफिट हुआ होगा या हमें लॉस हुआ होगा, ये सारे चेंजेस होते हुए जाते हैं, और प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और तब जाकर के क्लोजिंग कैपिटल बनती है, ठीक है। अब शुरुआत तो यहीं से हो रही है। ड्राइंग अगर करोगे तो पर्सनली उसके लिए पार्टनर ने पैसा निकाला, तो वो कैपिटल को कम ही तो करेगा, और कम करेगा तो माइनस ही तो करूं, एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो ऐड ही तो करूंगा।
तो स्टार्टिंग तो ओपनिंग कैपिटल से ही होगी, तो देखो क्या होगा कि भाई ड्राइंग हुई होगी पूरे साल भर में तो वो माइनस होगी, ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल आपने लगाई तो वो ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट हुआ है लास्ट में तो भाई प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, लास्ट में आपके ईयर एंड पर क्या होगा, लॉस हुआ होगा तो लॉस लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां तक ऐसे करके हम क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम यह है क्वेश्चंस में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, ओपनिंग नहीं दी होती, और ओपनिंग कैपिटल पे ही हम रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो अप्लाई करते हैं और फिर जाकर के हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया तो आपको वापस आना पड़ेगा। अब वापस आना पड़ेगा तो भाई क्या करना पड़ेगा, वापस आने के लिए जो जो किया था उसका रिवर्स करना पड़ेगा, तो रिवर्स कैलकुलेशन होगी। अब रिवर्स करना पड़ेगा, यानी जो माइनस हुआ था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस हुआ था वो माइनस हो जाएगा। तो ड्राइंग क्या हुई थी, माइनस होती, तो अब क्या करेंगे भाई, ड्राइंग को ऐड बैक कर देंगे। एडिशनल कैपिटल क्या हुआ था, ऐड हुआ था, तो अब एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे। प्रॉफिट को ऐड किया था तो लेस करेंगे, लॉस को माइनस किया था तो ऐड बैक कर देंगे। तो ये फंडा है ताकि हम वापस ना समय को पीछे मतलब रिवर्स करते हुए वापस आ जाएं और हम ओपनिंग कैपिटल निकाल लें। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि भाई दो मेथड तो हमने पढ़ ही लिए, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में बात करें, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, तो इसमें एक ही है, तो एक ही है, तो भाई ओपनिंग कैपिटल पे ही, ओपनिंग बैलेंस पर ही क्या होगा, कैलकुलेशन होगी इंटरेस्ट की, ठीक। लेकिन अगर हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड की, तो फिक्स कैपिटल है आपकी, तो उस केस में तो आपके पास दो अकाउंट है, एक है आपका कैपिटल अकाउंट और दूसरा क्या है आपका करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट कि अगर हम बात करें तो भाई इसको पूरी तरह से इग्नोर करते हैं, इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इस पे कैलकुलेट होता है, और वो भी इसके ओपनिंग बैलेंस पे होता है। और अगर ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉइंग या एडिशनल कैपिटल आ जाती हैं तो हम उसको कंसीडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करे हुए हैं, आई बटन में आप जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक। चलिए अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, जो पेपर में सीयूटी में भी आएगा, क्लास 12 में भी आएगा, आता ही रहेगा, ठीक है ना, इसको कोई रोक नहीं सकता। छोटा कॉन्सेप्ट है, छोटे क्वेश्चन लाता है, लेकिन लाता जरूर है। तो आपके लिए तो एक एक जो अंक है, एक एक मार्क्स जो है वो आपके एक एक मार्क आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को अगर हम देखें तो उसके लिए हमने ड्राइंग को तीन कैटेगरी में बांट रखा है। पहला है इररेगुलर ड्राइंग, यानी जो रेगुलर नहीं है, फिर है रेगुलर ड्राइंग, और एक हमने कैटेगरी बना रखी है अदर्स की, ठीक। अब इसमें करेंगे कैसे, इररेगुलर ड्राइंग का मतलब क्या है, तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पर जिसको ध्यान में रखना है, एक तो अमाउंट होता है और दूसरा टाइमिंग होती है। तो अगर आपने बार बार अलग अलग अमाउंट निकालने, सेम अमाउंट नहीं निकालते, भले ही आपकी टाइमिंग सेम हो, के हम हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालते हैं, लेकिन कभी 2000, कभी 200, कभी 500, कभी 10,000, अरे भाई एक जगह टिक जाओ, तो वो इररेगुलर हो जाती है। ऐसी ड्राइंग क्या हो जाती है, इररेगुलर। फिर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर मान लो हम अमाउंट मान लो हमेशा सेम कर रहे हैं, 2000 रुपये ही निकालेंगे, भाई कसम खाते हैं आज से, लेकिन टाइमिंग सेम ना हो तो भी दिक्कत है, कि कभी आज निकाल रहे हैं, कभी 10 दिन बाद, कभी 2 साल बाद निकाल रहे हैं, इररेगुलर ड्राइंग भाई गलत बात है। या फिर दोनों ही चीज सेम नहीं है, फिर तो चलो हो ही नहीं सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती इसको, इस ड्राइंग को इररेगुलर होने से। तो सर रेगुलर ड्राइंग क्या होती है, रेगुलर ड्राइंग में भी ये दोनों फैक्टर है, यहाँ पर अमाउंट और टाइमिंग का सेम होना जरूरी है, तभी जाकर के ये जो ड्राइंग है वो रेगुलर ड्राइंग हो पाएगी। सर आप हमें ये बता क्यों रहे, क्योंकि बेटा यहाँ पे फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं, कैलकुलेट करने का तरीका बदल जाता है। और फिर आता है अदर की कैटेगरी। सर अदर कैटेगरी क्या है बेटा, आपको क्वेश्चन में ना यहाँ पे टाइम वाइम कुछ नहीं बताया होगा, आपको बोलेंगे ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना पैसा निकाला, ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग इतनी करी। तो अब ड्यूरिंग द ईयर का हम अचार डालें, हमें कैसे पता चलेगा कब करी, कैसे करी, क्या टाइम लगाएं, क्योंकि टाइम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो टाइम होता है। टाइम अगर बीत रहा है दैट मींस उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, और अगर आपको टाइम के बारे में नहीं बताया गया होगा तो फिर आप कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सी चीज अज्यूम करी गई आपके कोर्स में कि आप टाइम लेंगे 6/12, यानी टोटल 12 महीने होते हैं। जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था वो पर एनम यानी वार्षिक होता है, एक साल का होता है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो हम 12 में से सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी हाफ ईयर का इंटरेस्ट। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है वो लिखा है 10% पर एनम, तब आपको टाइम कंसीडर करना है। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ लिखा है 10%, तो आपने अगर एक महीने के लिए भी इंटरेस्ट मतलब एक महीने के लिए भी आपने उधार ले रखा है, ड्राइंग कर रखी है, तो 10 का 10% पूरा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब पॉइंट ये है कि जो आप रेगुलर ड्राइंग करने वाले ना, ये आपके पेपर में सबसे ज्यादा आएगी। इसका भी फॉर्मूला होता है, बहुत आसान होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करोगे,
IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप करोगे इंडिविजुअल ड्राइंग लोगे, इंडिविजुअल एक एक ड्राइंग उठाओगे, एक एक ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगाओगे। इनटू में रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, डिवाइड कर देंगे 100 से, इनटू में टाइम जो भी आपको दिया होगा। जैसे आपने मान लो 30 जून को आपने ड्राइंग करी, 30 जून को करी तो भाई अप्रैल मई 2 महीने गए, सिर्फ 10 महीने बचे, 10 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। फिर आपने एक ड्राइंग करी आपने मान लो 15 अक्टूबर को, तो फिर उस चीज़ का जो टाइम है वो कंसिडर करेंगे कि भाई अब कितना टाइम बचा है, तो आपका 5.5 महीने का लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका तो एक एक ड्राइंग को उठाएंगे, एक एक ड्राइंग को आप करने लग जाएंगे। अब बात करते हैं रेगुलर ड्राइंग की। यहां पर आपको दिमाग लगाना है रेगुलर ड्राइंग पे। इसका फॉर्मूला है कमाल का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, पूरे साल भर में जितनी ड्राइंग करी सब उठा लो एक साथ, सब पे एक साथ इंटरेस्ट लगा दो, इनटू में रेट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अपॉन में 100 जो आपको लिखना आता है, 100 तक गिनती तो आती होगी मेरे भाई। कमाल की बात यहां आ गई, एवरेज पीरियड। सर ये क्या होता है? और डिवाइडेड बाय 12। तो सर आपको टोटल ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन होगी, सर हमें पता है कैसे करना है। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन हो, 100 लिखना आता है, 12 लिखना आता है। सर ये एवरेज पीरियड क्या है? ये एवरेज पीरियड। तो भाई एवरेज पीरियड क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करना शुरू करते हैं। तो एवरेज पीरियड ही पूरा जान है इस कॉन्सेप्ट का। एवरेज पीरियड का मतलब होता है कि फर्स्ट ड्राइंग, हिंदी में लिख दूं, आपको समझाना जरूरी है, के बाद बचा हुआ टाइम, कि साल खत्म होगा, आपका अकाउंटिंग ईयर खत्म, फर्स्ट ड्राइंग के कितने टाइम बाद होगा, वो वाला टाइम पीरियड लो, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद बचा हुआ टाइम डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज पीरियड निकल के आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अब सर हमें बताओ कि क्या आगे का क्या। तो बेटा देखो, जो ड्राइंग है, रेगुलर ड्राइंग की बात कर रहे हैं, रेगुलर ड्राइंग, डॉक्टर की राइटिंग लिखने में मुझे बहुत मजा आता है, वो अलग बात है, मैं डॉक्टर नहीं। तो देखो नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस में देखने को मिलता है, आपको मंथली ड्राइंग के बारे में बताया जाता है। मंथली ड्राइंग हो सकती है और क्वार्टरली हो सकती है, जो ज्यादातर बोला जाता है क्वार्टरली। ठीक है, मंथली ड्राइंग में यानी आप हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, तो हर महीने पैसा निकाल रहे हैं, उसकी भी एक स्टाइल है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी स्टार्ट में बिल्कुल, मिड ऑफ एवरी मंथ यानी मिडल ऑफ एवरी मंथ, या फिर एंड ऑफ एवरी मंथ। और सेम क्वार्टरली के साथ भी। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही, हिंदी में क्या बोलते हैं, तिमाही। यानी जब भी हम किसी चीज को 4 टुकड़ों में, 4 बराबर टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो क्वार्टर कहलाता है। कुछ और तो याद नहीं आ रहा, हाँ क्वार्टर से, हाँ तो क्वार्टरली। तो आपने एक साल को 4 टुकड़ों में तोड़ा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, ऐसे 4 टुकड़े बने, तो हर 3 महीने में ड्राइंग हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर भी वही स्टाइल चलेगा, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, ठीक है, मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड, और एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है, अब इन सब का, इसका सब का ही क्या होगा, एवरेज पीरियड अलग अलग होने वाला है। करके देखते हैं, ठीक है, करके देखते हैं, अच्छा लगेगा तो भाई मजा ही आ जाएगा। तो पहला है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की पहली तारीख। यहाँ पे भी आपको एक टाइमलाइन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फीलिंग अच्छे से आ जाए, पेपर में लिख करके ऐसे ड्रॉ करके नहीं आना है। तो भाई शुरुआत कब होगी, 1 अप्रैल को होती है सर, और अंत कब होता है, 31 मार्च को होता है सर। पहली ड्राइंग कब होगी सर, हर महीने की शुरुआत में बोल रहे हो, तो अकाउंटिंग ईयर का पहला महीना अप्रैल है, और अप्रैल की पहली तारीख जिस दिन हमारा अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, साल शुरू होते ही पहले ही दिन पैसा निकाल लिए, कैसे इंसान है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट ड्राइंग, और फर्स्ट ड्राइंग से साल खत्म होने में कितना टाइम बचा हुआ है सर, पूरे 12 महीने हैं, पूरे 12 महीने हैं। ओके, अब सर फर्स्ट ड्राइंग के बाद देख लिया, अब लास्ट ड्राइंग के बाद सर लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी बेटा, लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ क्या है, अगले साल का मार्च, और मार्च की पहली तारीख, यानी स्टार्ट तो वही है पहली तारीख से। तो सर अब कितना टाइम बचा बेटा, 1 महीना बचा है,
क्या बचा, 1 महीना बचा। तो कुल मिला के एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू 12 महीने प्लस 1 महीना डिवाइडेड बाय 2 यानी 13/2 बराबर 6.5 महीना। तो अब आपको मैं बताऊं, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, तो टोटल ड्राइंग का अमाउंट लिखोगे, रेट अपन में 100 लिखोगे, इनटू में अब अगर ये वाला सिनेरियो था हर महीने की शुरुआत में अगर हम पैसे निकालते तो यहाँ एवरेज पीरियड की जगह 6.5 मंथ आएगा, डिवाइडेड बाय 12 आएगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा कर लेते हैं, सारे के सारे करके दिखाते हैं ना। तो मिड ऑफ एवरी मंथ, अगर मिड ऑफ एवरी मंथ करते हैं तो मिड ऑफ एवरी मंथ, तो लो भाई सर पहले महीने के मिड में, मिड मतलब 15 तारीख, हर महीने के बीच में निकाल रहे हैं, बीच में तो सर 15 तारीख आती है, 30 का होता है एक महीना, ऑलमोस्ट 31 को छोड़ो। तो लास्ट साल खत्म होने में कितना टाइम बचा, 15 अप्रैल से, सर आधा महीना गया तो 11.5 महीने बचे हैं सर, बात तो सही है। फिर लास्ट मंथ कौन सा, मार्च का, मार्च के मिड में क्या होगा बेटा, 15 मार्च, 15 मार्च से कितना टाइम बचा है साल खत्म होने, सर आधा महीना यानी 0.5 मंथ बचा है। तो क्या हो गया एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड हो गया 11.5 और 0.5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 12/2 यानी 6 मंथ आ रहा है भाई। तो अब आप एवरेज पीरियड की जगह क्या यूज करेंगे अगर ऐसा केस होगा, 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड आपको निकालना आ गया सर, और करा दो, करा देते हैं भाई, मैप तो हुई स्वीट। तो आ जाओ जी, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने के एंड में, तो पहला महीना कौन सा, अप्रैल का, अप्रैल का एंड क्या हो गया, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च आने में अगले साल का क्या टाइम बचा है सर, पूरे के पूरे 1 महीना गया ना यहाँ से, तो 11 महीने बचे। अब लास्ट मंथ क्या है, लास्ट मंथ मार्च है, मार्च की लास्ट डेट क्या है सर, 31 मार्च, और साल कब खत्म हो रहा है सर, इसी दिन खत्म हो रहा है। हमारे पास 0 पीरियड है लास्ट ड्राइंग के बाद। तो एवरेज पीरियड क्या आ गया, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 11/2 दैट इज 5.5 मंथ। आसान है भाई, आसान है। चलो अब क्वार्टर पे आते हैं। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो भाई लो भाई अब मजा आएगा, क्योंकि मंथली तो आपको फिर भी आदत पड़ गई होगी। अब देखना क्वार्टर बांटते हैं। तो भाई देखो हर क्वार्टर की शुरुआत में, अब क्वार्टर होता है क्या, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर तो यही है, फिर जुलाई आएगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर जनवरी फरवरी मार्च लास्ट है, जनवरी फरवरी मार्च। तो मैं फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग से मतलब तो फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर को देखेंगे ध्यान से। तो बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर यानी क्वार्टर शुरू कब से हो रहा है, अप्रैल से, अप्रैल की पहली ही तारीख यानी 1 अप्रैल। कितना टाइम बचा, पूरे 12 महीने बचे हैं सर, 12 महीने। ठीक, अब बात करते हैं लास्ट ड्राइंग की। लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी सर, लास्ट क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर की शुरुआत में, बिगिनिंग में, है ना। तो लास्ट क्वार्टर की शुरुआत कब हो रही है सर, जनवरी से। जनवरी में भी कौन सी, 1 जनवरी। तो अब कितना टाइम बचा सर, जनवरी फरवरी मार्च पूरा बचा, 3 महीने बचे। तो भाई 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15/2 यानी 7.5। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ही बचा, कर लेते हैं। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, अब यहां पे भी बनाओ, जरूरत नहीं वैसे बनाने की, लेकिन आपको सिखाने के लिए कर लेते हैं। अप्रैल मई जून और लास्ट क्या है, जनवरी फरवरी मार्च। मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, मिड में मई आ रहा है, मई का बीच बिल्कुल 15 मई। ठीक, और लास्ट क्वार्टर में लास्ट ड्राइंग हुई होगी, और लास्ट ड्राइंग क्या, मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो बीच में तो फरवरी, और फरवरी का मिड क्या, 14 फरवरी सर। ठीक है, तो अब कितना टाइम बचा फर्स्ट ड्राइंग के बाद, तो फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल गया और आधा महीना मई का गया, 1.5 महीना जा चुका है सर। 12 में से 1.5 मंथ गए तो 10.5 मंथ बचे। यहां से कितना बचा बेटा, 10.5 मंथ बचा। फिर यहां पर अगर हम देखें तो सर जनवरी पूरा गया, आधा फरवरी गया, तो आधा फरवरी बचा और मार्च बचा, तो सर यहाँ पे 1.5 मंथ बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1.5 ऐड कर दिया, डिवाइड कर दे 2 से, 12/2 दैट इज 6 मंथ आ रहा है। सही है। अब लास्ट बचा है, मजा आएगा इसको करने में भी, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरी क्वार्टर। अब यहां पे देखो अप्रैल मई जून, फिर जनवरी फरवरी मार्च। अब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो जून में
क्वार्टर का एंड कब हो रहा है? अप्रैल मई जून का जून में हो रहा है, और जून की भी लास्ट डेट लेंगे 30 जून। अब 30 जून से कितना टाइम बचा 31 मार्च आने में? सर अप्रैल गया, मई गया, जून गया, 3 महीने गए, तो 12 में से 3 गए तो 9 महीने बचे हमारे पास। और लास्ट ड्राइंग सर कब होगी बेटा? जनवरी फरवरी मार्च पूरा गया, इसके एंड में होगा 31 मार्च को। सर कितना टाइम बचा बेटा? बिल्कुल 0। तो क्या आएगा? 9 + 0 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5 मंथ। सही है भाई, देखो करके दिखा रहा हूं पूरा अच्छी तरह, गलती मत करना अब, है ना, गलती मत करना। समझ में आ रहा है तो भाई फटाफट से चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, चैट बॉक्स कमेंट बॉक्स जो भी आप प्यार से कहें। अब इसके बाद टॉपिक आता है सैलरी और कमीशन, ये बात भी हमने पढ़ी हुई है। अब देखो जो भी हमने शुरुआत में थियरी पढ़ी और पीएल एप्रोप्रिएशन में देखा, अब उसकी डिटेलिंग में जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके। ठीक है जी, सैलरी कमीशन के बारे में बात करते हैं, जिसको हम प्यार से रेम्युनरेशन बोलते हैं। ये एक खर्चा है एओपी नेचर का। कैसा कैसा कैसा? एओपी प्रोवाइडेड ओनली इफ अलाउड इन पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तभी दिया जाएगा, ये बात आपको मैंने पहले भी बता रखी है। अब देखो सैलरी कमीशन क्या है? एओपी नेचर है, लेकिन है तो ये खर्चा ही, और खर्चा है फर्म के लिए तो डेबिट हो जाएगा। और मिल किसको रहा है? पार्टनर को मिल रहा है। तो अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में आएगा। अब तो समझ में आ गया ना करंट अकाउंट कब आता है? करंट अकाउंट तब आता है जब फिक्स कैपिटल होती है, और फिक्स नहीं होती तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है, और फ्लक्चुएटिंग होती है तो फिर कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। अब सर ये डेबिट हो गया, अब इसको राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट करो, लो भाई कर दिया। और ये कहां जाएगा? सर ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये एक एओपी है। सिंपल है, आसान है, सरल है। ठीक, अब कमीशन देखो, ये तो सैलरी वगैरह की बात करें, देखो सैलरी भी पढ़ रहे हैं हम सैलरी भी पढ़ रहे हैं और हम कमीशन भी पढ़ रहे हैं। सैलरी आपको पर मंथ, पर एनम ऐसे दी होती है, कमीशन आपको परसेंटेज में दी होती है। परसेंटेज में दी होती है, परसेंटेज का जो रेट होता है वो अप्लाई किया जाता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं कैसे किया जाता है। तो कमीशन कैलकुलेशन ऑफ कमीशन कैसे होती है? परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, कि जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसकी परसेंटेज। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, एक है बिफोर चार्जिंग कमीशन, कि भाई जो आप कमीशन कैलकुलेट कर रहे हो तो आप उस नेट प्रॉफिट को यूज करोगे जो जिसमें कमीशन चार्ज नहीं करी, यानी डिडक्ट नहीं करी, तो इसके लिए क्या होगा। और दूसरा क्या है? आफ्टर चार्जिंग, कि भाई अगर आप ये जो कमीशन निकाल रहे हो, आप चाहते हो कि जब ये कमीशन निकालने के बाद, क्योंकि कमीशन खुद में क्या है? एक एक्सपेंस है, तो जो आप अभी प्रॉफिट यूज कर रहे हो वो पूरी तरह से एक्सपेंस मुक्त हुआ नहीं है, अभी सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए, तो वो एक्चुअल में तो प्रॉफिट है ही नहीं। तो आप चाहते हो कि जो आप कमीशन निकालोगे उसके बाद जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर कमीशन कैलकुलेट हो, तो उसका अलग फॉर्मूला है। सर थोड़ा अजीब है कि कमीशन निकाली नहीं है तो फिर माइनस करके फिर जो बचा प्रॉफिट वो कहां से आएगा? तो बेटा तभी तो फॉर्मूले अजीब अजीब बने हैं। तो आपको मेन बात ध्यान रखनी है, बिफोर वर्ड पे ध्यान देना है और आफ्टर वर्ड पे ध्यान देना है। ठीक है, बिफोर वर्ड और आफ्टर वर्ड पे ध्यान देना है। तो देखो आपको नेट प्रॉफिट दिया वही बिफोर कमीशन वाला दिया, यही होता है हमारे पास, और कोई सा है भी नहीं। आपको करना क्या? रेट ऑफ कमीशन मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना 100 से, बात खत्म। आपका ये इस तरीके से बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला कमीशन निकल के आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं आफ्टर चार्जिंग की, आफ्टर चार्जिंग में नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन ही हमारे पास अवेलेबल है, रहेगा तो यही। लेकिन अब हमें चाहिए आफ्टर, मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें से कमीशन माइनस हो चुके, वो तो है ही नहीं ना। तो हमने यहां पे चेंज किया कि हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, जहां बिफोर दिखाई दे प्रॉफिट के अंदर, आप जो भी रेट दिया है उसको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपको आफ्टर दिखाई दे रहा है तो आप प्रॉफिट जो आपको गिवन है उसमें रेट की मल्टीप्लाई करो, नीचे डिवाइड करो 100 प्लस रेट से। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे देता हूं कि अगर 10% आपका 10% की बात हो रही है, तो यहां पर क्या होगा कि मान लो 10,000 का प्रॉफिट है, तो रेट क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 100। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट है और आपको रेट दिया 10%, नीचे क्या होगा? 100 + 10 यानी 110। समझ में आ रही है बात? तो ये फर्क आ जाता है और कुछ नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पास्ट एडजस्टमेंट की तरफ। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट एडजस्टमेंट ये आपको याद दिलाती है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। सर ये तो वही है ना जो 11th क्लास में एक चैप्टर था अकाउंट्स में, बिल्कुल वही है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब क्या है कि पास्ट में हमने कुछ गलती करी होगी, उसको एडजस्ट कर रहे हैं। अब
गलती यानी एरर, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता, तो ये दूसरा नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो कैसे गलती करी होगी सर, कुछ एग्जांपल देंगे? बेटा मान लो आपने ना फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर एक असेट है, असेट बढ़ेगी तो डेबिट कर देंगे। और पैसे दिए लेकिन आपने कैश अकाउंट कम नहीं करा, आपसे गलती से क्या हो गया, आपने मोहन को क्रेडिट कर दिया। सर ये तो गलत बात है। मान लो आपने 5,000 का फर्नीचर लिया था, तो ये किया जो कि गलत था। करना क्या चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट करना था सर 5,000। तो बेटा इन दोनों को कंपेयर कर लो, फर्नीचर तो सही किया हमने, गलती यहां और यहां हुई है, तो ये क्रेडिट नहीं होना चाहिए, इसको डेबिट कर दो, मोहन डेबिट। और सर ये हमने कैश को क्रेडिट नहीं करा था, अब कर दो, तो कैश अकाउंट। तो ये आपका क्या होगा, रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी, ये सही हो गया। तो सेम आपको यही बताया जाता है कि जो हमने सही करना था वो, और जो हमसे गलत हुआ वो, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, और इन दोनों कंपेयर करने के बाद एक रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। ठीक है, समझा दिया मैंने आपको अच्छी तरह। बस अब अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे ना भाई। चलो एक क्वेश्चन है, पी और क्यू दो पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है, कैपिटल इनकी 1 लाख रुपए 50,000 रुपए है। पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, प्रॉफिट बांट दिए गए बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, तो गलत बात है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 1 लाख पे 10% और 50,000 पे 10%। तो लो भाई पी और क्यू की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा इसका, 1 लाख पे 10% यानी 10,000 रुपये, और 50,000 पे 10% यानी 5,000 रुपये। ठीक है, ये होगा। लेकिन ये तो हम भूल गए ना, हमने तो इन दोनों को जोड़ा, 15,000 रुपये आया, और हमने इनको प्रॉफिट समझ के बांट दिया 7,500। तो देना इसको 10,000 था, लेकिन इसको दिया 7,500 रुपये, इसको 2,500 रुपये और देना है, और अगर हम इसको पैसा और देंगे तो पी क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा 2,500 रुपये से। क्यू को 5,000 देना था, हमने 7,500 रुपये दे दिया, हमने इसको 2,500 रुपये ज्यादा दे दिए, इससे 2,500 रुपये वापस लो, इसकी कैपिटल को कम करोगे, कैपिटल कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो आपके जो रेक्टिफिकेशन की एंट्री होगी वो क्या होगी बेटा, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। तो इसका 2,500 रुपये लिया और इसको 2,500 रुपये दिया। समझ में आया? ये एक बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं आप वो। चलिए, तो हमने पास्ट एडजस्टमेंट का भी एक नज़ारा देख लिया। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब हम बात करते हैं कि सर आपको ना एक टॉपिक याद आ रहा होगा कि सर जब हमारे एप्रोप्रिएशन ज़्यादा होते हैं अवेलेबल प्रॉफिट से। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने पीएल एप्रोप्रिएशन के बारे में पढ़ा था, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सर पढ़ा था ना, यहाँ पे आईयूसी आता है, सैलरी आती है, ऐसा कुछ पढ़ा था। यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, ऐसा कुछ आता है। हमें सर बताया था कि जब प्रॉफिट होगा तब बनेगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा तब पीएल एप्रोप्रिएशन बनेगा। सही है सर। हमारे पास क्या है कि हमारे दो पार्टनर है, मान लो ए और बी, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो 5,000 देना है, इसको 10,000 देना है, टोटल 15,000 रुपये देने सर। 15,000 रुपये टोटल हमारा क्या है, एओपी। सर हमारा प्रॉफिट हुआ है, हम मानते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन प्रॉफिट सर 3,000 रुपये का हुआ है। अब बताओ सर, आपने बोला प्रॉफिट होना चाहिए, हमारा प्रॉफिट है, हमें पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, हम बना देंगे, लेकिन सर मैं 3,000 रुपये में से 15,000 रुपये कैसे दूं? 3,000 रुपये में से ये 15,000 रुपये कैसे दूं? ये पॉइंट आ रहा है सर, समझाइए, थोड़ा ज्ञान दीजिए। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहां पर यूज होगा एप्रोप्रिएशन रेशियो, शॉर्ट में बोले तो एओपी रेशियो। सर कैसे? देखो भाई कि ए को कितना मिलना है, 5,000, बी को कितना मिलना है, 10,000। तो 5 एकम 5 और 10, 5 दूनी 10,
तो 1:2 के रेशियो में पैसा मिलना चाहिए। हम इसको 5,000 नहीं दे सकते, हम इसको 10,000 नहीं दे सकते, लेकिन जो भी प्रॉफिट अवेलेबल है मिलना तो इसी ऑर्डर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। और यहां पे हम लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट 3,000 रुपए, और चुपचाप कुछ नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, सीधे लिखो 2A's कैपिटल अकाउंट, 2B's कैपिटल अकाउंट। तो 1:2 के रेशियो में बांट दो। ये क्या है, यही तो है एप्रोप्रिएशन का रेशियो। तो 1:2 का रेशियो, तो 3,000 में से 1,000 तो ए को मिल जाएंगे और बी को मिल जाएंगे 2,000 रुपए। इस तरीके से काम होगा, 3,000 रुपए टोटल, 3,000 रुपए टोटल। तो ये कौन सा टॉपिक है, जब हमारा एप्रोप्रिएशन ज्यादा हो हमारे अवेलेबल प्रॉफिट से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट अब हुआ है तो बांटना तो है ही, बांटना तो है ही, सारा नहीं दे सकते, तो जो देना है उसी रेशियो में हम क्या कहते हैं, जो अवेलेबल प्रॉफिट है उसको बांट देंगे। फिर आता है गारंटी वाला टॉपिक, एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये बात मैंने आपको बताई थी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है कि हम पार्टनर को गारंटी दे देते हैं कभी कभी। तो गारंटी जो देते हैं, इसके लिए अगर हमारे पास चलो इधर ही कर लेते हैं, गारंटी जो हम देते हैं या तो वो ऑल पार्टनर्स दे देंगे, या फिर 1 और मोर पार्टनर दे देंगे, सारे नहीं देंगे। पर ये बहुत सिंपल है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई मान लो ए बी सी 3 पार्टनर, सी को 10,000 रुपए प्रॉफिट दिया ही दिया जाएगा, चाहे लॉस हो जाए चाहे कम प्रॉफिट आए, कोई भी बात हो, दिया ही जाएगा। तो अब गारंटी, मान लो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। तो मान लो कि प्रॉफिट हुआ मान लो 8,000 रुपए, 8,000 भी क्या 5,000 मान लेते हैं, प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए। अब 5,000 रुपए तो 2,000 इसको मिला, 2,000 इसको मिला और 1,000 इसको मिला। ठीक, अब क्या करेंगे भाई, 1,000। अब इसके 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, 9,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई, तो ये अपना 2,000, ये अपना 2,000 सब दे देंगे। ठीक है, और अपनी कैपिटल में से भी दे देंगे। कुल मिला, यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर 2,000 रुपये की गारंटी दी थी, इसको 1,000 मिला है। अब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। तो अब क्या हुआ कि इसको 1,000 मिला, तो 1,000 की क्या आ गई, कमी आ गई, डेफिशिएंसी। 1,000 रुपये की कमी आ गई। अभी 1,000 रुपये ये ए और बी दोनों देंगे, दोनों ने अगर ऑल पार्टनर से गारंटी दी है तो कैसे देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देंगे। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1 का, तो ये 500 रुपये देगा और ये भी 500 रुपये देगा, तब जाके इसका 1,000 पूरा होगा। और ए को मिलेंगे 1,500 रुपये, इसको मिलेंगे 1,500 रुपये और इसको मिलेंगे पूरे 2,000 रुपये। समझ में आई बात? तो बस इस तरह से आपका ये टॉपिक जो था पूरे चैप्टर का 1 शॉट में हमने कंप्लीट किया। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस हैं आप लोगों के लिए आती रहेंगी, बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी इस चैनल पे, तो जुड़े रहिए। और अगर आपको और भी इंसाइट लेनी है, बहुत और अच्छे डिटेल में पढ़ना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करके, या फिर अगर आप लैपटॉप पे क्लासेस को देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, आप गूगल पे जाएंगे। ठीक, गूगल पे जाकर टाइप करिए अड्डा 24/7, अड्डा 24/7। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास सामने ऑफिशियल आईडी आ जाएगी, वेबसाइट, और यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे,
लोड होने के बाद इसको, हाँ जी, और आपको यहाँ पे अंडरग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा, आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे CUT दिखेगा। आप साइंस कॉमर्स आर्ट्स कहीं के भी हो, आप आ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉमर्स वाले हैं तो भाई कॉमर्स वाले क्या करेंगे, CUT समर्थ बैच आपको दिख रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने सारी डिटेल आ जाएंगी, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस कोर्स में क्या क्या आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, क्या नहीं कराया जा रहा है, ठीक। और आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, CUET के हो, आपके डोमेन्स हो, चाहे जो भी हो, वो सब कुछ आएगा, आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। और आपका जो CUET 2024 है वहाँ तक साथ देगी ये पूरी टीम, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्स आ चुका है और डिटेलिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई 500 घंटों से ज़्यादा की 2 वे इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। 120 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, 60 सेक्शनल टेस्ट होंगे और बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में भाई पढ़ लेना, सारा आपको समराइज तरीके से बता रखा है। चैप्टर वाइज PDF आपको मिलेगी, मॉक टेस्ट आपको कराए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे CUT एग्जाम हो, आपका ये एग्जाम सफल हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करें, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आपसे जो भी आपको अमाउंट दिख रहा है अभी उसको इग्नोर करते हुए पहले आप कोड लगाइए ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके और आपका जो प्राइस दिख रहा है वो कम हो जाए। तो आप कोड लें Y550, क्या कोड है भाई, Y550, ये देख लो कोड, यहाँ पे ये कोड अप्लाई आप जैसे ही करोगे तो अमाउंट जो है वो और कम हो जाएगा और डिस्काउंट का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो आप ये जो आपको दिख रहा है ना ये कोर्स, इसके अंदर आपको अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की पूरी प्रिपरेशन कराई जा रही है, जो आपके बोर्ड एग्जाम और CUT एग्जाम को करने के लिए बहुत ज़्यादा है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस बैच में और बाकी आपके लिए अवेलेबल और भी बैचेस हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। आप आ सकते हैं बिल्ड योर करियर बैच के अंदर, जिसमें आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में अच्छे से सिखाया जा रहा है, ओके। और महापैक अगर आप ले लेते हैं तो आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे, तो आपको एक ही बार पेमेंट करनी है महापैक के लिए, ठीक। और कोड आपको मैंने बताई दिया जैसा कि Y550। अगर भाई क्लास अच्छी लगी हो तो ध्यान रखें कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, थोड़ा मोटिवेशन पूरी टीम को मिलता है, क्योंकि मैं आपको दिख रहा हूँ बाकी, लेकिन बैक एंड पे भी बहुत लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम काम कर रही है। एंड शेयर ज़रूर करिए हर बच्चे के साथ जो CUT के लिए तैयारी कर रहा है, जो क्लास 12 के लिए तैयारी कर रहा है, और कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है आपको क्लासेस, कोई प्रॉब्लम है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।